नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेडिको खीतान लिमिटेड के कर्मचारी को घोटाले की शिकायत करना भारी पड़ गया है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि खीतान लिमिटेड के कर्मचारी का परिवार अब भुखमरी की दहलीज पर पहुंच चुका है। पूरा परिवार सदमे में है, घुट घुट कर जीने को मजबूर है। ये हालात अभी तक पहुंच चुके हैं। कर्मचारी के परिवार ने पुलिस प्रशासन ने से अभी तक न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। दरअसल उदित भट्ट जो एक कर्मचारी है, ये युवक रेडिको खीतान लिमिटेड में कंपनी में कर्मचारी के पद पर कार्य करता है। उदित भट्ट ने बताया कि इस कंपनी के अन्य जिम्मेदार लगातार घोटाले पर घोटाला कर रहे थे। मैंने इनके घोटाले की कई दफा शिकायत की, विरोध किया, लेकिन मेरे सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि आप परेशान मत होइए, हम सभी लोग निपट लेंगे। उदित भट्ट ने आरोप लगाते हुए बताया कि फैक्ट्री की तरफ से एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसका मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप तुरंत ही फैक्ट्री में चले आइए, मैं घोटाले की जांच करने आया हूं। मैंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आने में असमर्थ रहूंगा। तो उधर से कहा गया कि नहीं आओगे तो तुम्हारे खिलाफ में मुकदमा दर्ज होगा। तब मैं जैसे तैसे कंपनी पहुंचा। वहां पर मौजूद जांच टीम ने मुझसे कहा कि आप ये सारे आरोप अपने ऊपर ले लो, हम सब लोग मिलकर निपट लेंगे, हम सभी लोग आपके साथ में हैं, सभी लोग बच भी सकते हैं। मैंने मना किया तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया और मुझसे जबरदस्ती सिग्नेचर लिए गए। ये आरोप जैसा कि कंपनी के जो कर्मचारी उदित भट्ट है उन्होंने लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जितने भी बैंक के खाते हैं सभी को सील कर दिए गए हैं। वहीं पीड़ित उदित भट्ट की माने तो उसका पूरा परिवार अब भुखमरी की कगार पर है। पीड़ित ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी बहुत ही परेशान है, मेरी पत्नी के साथ जो बर्ताव किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इस पूरे घटनाक्रम से आहत हूं। अगर मेरी पत्नी को कुछ भी होता है तो मैं खुद खुशी कर लूंगा, जैसा कि पीड़ित ने बताया। इन सब के जिम्मेदार कंपनी के वो लोग होंगे। मैंने उन लोगों का नाम पहले ही प्रार्थना पत्र में दिया है और मुझे न्याय अगर नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं विवश हो जाऊंगा। ये सारे आरोप, ये सारी टिप्पणी जो पीड़ित उदित भट्ट है उन्होंने कहा। सबसे पहले हम उदित भट्ट का वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद में हम इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो उस घोटाले में ऊपर के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, सब कुछ हैं, जिनका नाम अनिल जैन, विनय पेट्रो और ये विशाल शर्मा और अकाउंट्स की फाइनेंस की जो टीम है वो भी शामिल है इसमें। तो वो घोटाले जब अकाउंट्स की टीम जो थी वो मेरे साथ मिलकर कर रही थी सारा कुछ। जो हमारे फाइनेंस हेड है ये अनिल जैन, क्या नाम है टीम के सदस्यों के नाम है, निर्भय है, अभिनंदन है। ये लोग जो बिलिंग चेक करते हैं सारी कुछ है, वो सब मिली जुली भगत हमारी चल रही थी। तो हुआ ये लास्ट कुछ 20-25 दिनों से ये लोग चाह रहे थे कि वो सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं और इन सबको बाइज्जत बरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा भी इंक्रीमेंट आने वाला है। तो ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो करीब 15-20 दिन से एक जांच कमेटी इन लोगों ने बिठाई और जांच कमेटी जो था शनिवार, लास्ट जो शनिवार अभी बीता है, उस दिन मेरे पास घर पे फोन गया। मैं घर पे बीमार था, मैंने छुट्टी ली हुई थी। तो एक फोन मेरे पास आता है फैक्ट्री से कि भाई आप कहाँ हैं। मैंने कहा सर मैं छुट्टी पे हूँ, बीमार हूँ। बोले कि आप घर पे मत रहिए, आप यहाँ आइए, एक जांच कमेटी आई है, उसको आपसे सवाल जवाब करने हैं, पूछताछ करनी है, आपके खिलाफ कुछ आपके जो गुनाह है वो साबित होने हैं। मैंने कहा सर अभी मैं बीमार हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती मुझे कहा गया कि आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ हम FIR करेंगे, ये करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि रेडिको खीतान लिमिटेड के जो कर्मचारी है उन्होंने कई गंभीर अपनी कंपनी पर लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि घोटाले के सारे आरोप मेरे ऊपर मढ़ने का उन्होंने दबाव डाला है, लेकिन मैंने इससे मना कर दिया। इसके बाद मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जाने लगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। उदित भट्ट जो खुद पीड़ित है वो हमारे साथ में जुड़े हैं। उदित, आपका स्वागत करता हूं। विवेक पांडे जी जो कि समाज सेवी है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उदित भट्ट जी, मैं आपसे ही ये जानना चाहता हूं कि रेडिको खीतान लिमिटेड जो कंपनी है इसमें क्या कुछ मामला हुआ था और क्यों आप पर दबाव बनाया जा रहा है? कहाँ कुछ घोटाला हुआ था जिसका आपने विरोध किया? देखिए सर कि हुआ क्या था, इस कंपनी में बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं और इस कंपनी में बहुत से घोटाले हैं जो होते हैं। अब सभी का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये है कि हाँ, नहीं, आप यहाँ पर विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं। देखिए उदित, यहाँ एक मीडिया और हमारा चैनल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप निर्भीक होकर अपनी बात रख सकते हैं और आपको जो भी आप पर आरोप लगे हैं उसकी भी आप बात कर सकते हैं। जी जी जी, तो यही था सर कि पहले मैं अपना बताना चाहूंगा कि जैसे क्या था कि फैक्ट्री में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जो भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैं केवल एक माध्यम था। जो भी अथॉरिटी थी, पेमेंट्स ऑफ अथॉरिटीज थी, जो भी सब चीजों को अलाउ करता था वो सब उच्च अधिकारी हैं। लेकिन आप पर आरोप क्या थे उदित जी? आरोप क्या थे आप पर?
आरोप ये था कि इनका कहना यह है कि मैंने कुछ गबन किया है पैसों का, और गबन करके वो सब मैंने रखा है अपने पास। इनका आरोप ये था। मेरे जो उच्च अधिकारी हैं, जो एक टीम इन्होंने गठित की थी उनकी, उसके। तो असलियत क्या है, आप ये बताइए। असलियत ये है सर कि केवल मेरा एक जरिया इन्होंने एक तरह से मेरा इस्तेमाल हुआ है। एक तरह से मेरा जरिया था। जो काम मेरा नहीं था वो काम जबरदस्ती मुझे सौंपा गया, मुझसे वो काम करवाया गया। और जब अंत में सब कुछ खुलने की बारी आई, सब कुछ साफ साफ होने की बारी आई, तो ये सब चीजें मुझसे मंड दी गई कि ये सब घोटाले, ये सब चीजें मेरी तरफ से हुई हैं। लेकिन आपने ये भी आरोप लगाए हैं कंपनी पर कि कंपनी में भी जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने घोटाला किया है। उन्होंने किस प्रकार का घोटाला किया है? उन्होंने ये किया कि सर देखिए, जो भी मेरा काम था उसको वो लोग वेरीफाई करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब चीजें उन्हीं के लेवल पे होनी है। क्योंकि मुझे तो केवल इन्होंने एक माध्यम बनाया, उस माध्यम का इस्तेमाल किया। जितने भी उच्च लेवल के अधिकारी थे, अपर लेवल अधिकारी जितने थे, उनका सबका इन्वॉल्वमेंट था इसमें। मैंने केवल ये है कि पेपर तैयार करके दिया है, साइन उन्होंने किए हैं, पेमेंट उनके पास गया है, खाते में उनके गए हैं, सब कुछ हाथ में उनके गया है। और अंत में जब पोल खोलने की बारी आई तो इन्होंने सब कुछ जो है नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर अधिकारी है, उन्होंने कैसा घोटाला किया है, किस लेवल का घोटाला किया है और किन चीजों में घोटाला किया है, ये सारी बातें बताइए आप। और आपने बताया कि मैं कर्मचारी था, तो आप वहाँ पर किस पोस्ट पर तैनात थे, क्या काम आप वहाँ करते थे आप? मैं यहाँ पे था सहायक प्रबंधक, मानव संसाधन के पद पे था। हाँ। तो जो भी डेली बेसिस पे जो हमारा जो लेन देन होता था, मतलब खाने पीने का आइटम होता था, ये सब चीजें होती, बहुत सारी चीजें कंपनी में होती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे जो बिल्स होते थे, ये सब चीजें होती थी। तो मेरा काम इतना होता था कि वो सब चीजें मुझे मंगवानी होती थी, तो मैं मंगवा लेता था। और उधर से जो हमारा पेमेंट का प्रोसेस है, जो भी हमारा बिलिंग का प्रोसेस है, वो पूरा फाइनेंस और अकाउंट देखता था उस चीज को। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस और अकाउंट्स की जो टीम थी वो पूरा इस चीज को हैंडल करती थी। सारा जो पेमेंट था, जो कि जैसा कि कंपनियों का प्रोसेस होता है, जो भी पेमेंट होता है वो जो भी खाता धारक होता है या वेंडर होता है, डायरेक्ट कंपनी उसको करती है। तो इन्होंने क्या था, मुझे जरिया बनाया कि नहीं तुम करो, तुम अपने अकाउंट से पेमेंट करो, हम तुम्हें पेमेंट भेजेंगे। ये सब चीजें इन्होंने मेरे ऊपर डाल दी। आगे चल के इनके जो भी मंसूबे थे कि भाई आगे चल के हमें पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा, ये सब चीजें इन्होंने प्लान की। तो पूरी तरह से जितने भी ये फाइनेंस वाले थे, पूरी टीम इनकी थी जो वो इस मतलब घोटाले में इन्वॉल्व थी कि सामान आपका अगर 10 रुपए का आ रहा है तो वो उसको 20 का बता के दिखा के सब कुछ पेमेंट लेती थी, करती थी। तो ओवरऑल जितना भी था ये घोटाला, ये फाइनेंस और अकाउंट की टीम ने मिलकर किया। अंत में जब इनकी पोल खुलने की बारी आई और जब मैंने इनको मना किया कि मैं ये सब आगे से कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, इस चीज के लिए बाकायदा मैंने 4 महीने पहले एक मेल भी डाला था कि ये सब काम मैं छोड़ने वाला हूँ। तो इस फैक्ट्री के जो फाइनेंस के हेड है, उन्होंने एक मीटिंग रखी, सारी मीटिंग में बातचीत हुई, फिर दोबारा वो बिल क्लियर हुए, सारी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो थे उन्होंने अपने सारे काले कारनामे मेरे ऊपर थोप दिए कि हाँ भाई ये सब चीजें नीचे से हुई हैं, उदित भट्ट ने की हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मैं आपको बताऊं, ये रीजन ये रहा है कि जो हमारे जो उच्च अधिकारी थे, जो फाइनेंस के हेड थे या जो भी था, उन्होंने जो मेरे बॉस थे अश्वनी जी, उनके ऊपर एक बहुत गंदा और बुनियादी ब्लेम लगा दिया, बेनामी संपत्ति और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने उसमें जो है अपना क्लीन चिट लिया, हालांकि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, तब भी उनको जबरदस्ती फंसाया गया। और जब वो क्लीन चिट लेके निकल रहे हैं तो आप उनके ऊपर से ब्लेम हटा के मेरे ऊपर लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस के हेड से वो चाह रहे हैं कि मेरा पूरा यहाँ पे होल्ड हो, मेरा पूरा यहाँ पे एक तरह से मेरा सारा कुछ यूनिट हेड लेवल तक मैं देखूं, सारा जितना भी कमाई है, मोटी कमाई है, काली कमाई है, वो मेरे पास जाए, जितना भी वेंडर है वो सब मुझे दे, जो भी जो एम्प्लॉयज का जो साथ जो शोषण हो रहा है या वर्कर के साथ जो शोषण हो रहा है, वो सब जो पैसा जो बचता है वो मेरे पास जाए। तो फाइनेंस यहाँ पे बहुत एक गंदा एक विभाग बन चुका है जो इस फैक्ट्री को दीमक की तरह खा रहा है और कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। अश्वनी जी एकमात्र आदमी थे, अश्वनी जी जो यहाँ पर खड़े थे पिछले 2 साल से, जिसने अश्वनी जी ने इस फैक्ट्री की जो नींव रखी, इस फैक्ट्री को खड़ा किया, इस फैक्ट्री को चलाया, उस इंसान को इस फैक्ट्री ने बुरा बना दिया, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस अश्वनी जी को बुरा बना दिया, खुद को सच्चा बता के उस इतने सच्चे इंसान को फैक्ट्री से जो है रिजाइन दिलवाया, सारी चीजें हुई। आज वो इंसान अपने आप को मतलब इतना गिरा हुआ महसूस करता है कि वो फैक्ट्री से रिजाइन डाल के अब कहीं और नौकरियां ढूंढ रहा है, केवल और केवल इस फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से, जो वर्कर्स का, एम्प्लॉइज का, सभी का शोषण करती है। किसी का अमाउंट अगर 10 रुपए का है तो उसको 5 रुपए मिलते हैं, अगर आपका बाकायदा कंप्लेंसीज है वो पूरा नहीं होता है, कोई कैजुअल वर्कर या कोई भी वर्कर यहाँ काम कर रहा है, एज पर मिनिमम वेज एक्ट आप उसको 300 रुपए देंगे तो ये साले 150 रुपए देते हैं, कहीं ना कहीं उसका पीएफ जमा होता नहीं है, उसका ईएसआई जमा होता नहीं है, वर्कर्स का शोषण हो रहा है, सभी का शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस फैक्ट्री में इतना ज्यादा घोटाला जो ये सब हो रहा है, फाइनेंस के अधिकारी सारा इसको डील करते हैं। और अश्वनी जी जो मेरे बॉस थे, उनके ऐसे लोग अगर इसको रोकते हैं
कि ये चीज गलत है, इसको नहीं करना है, तो उनके खिलाफ फिर जो है कमेटी बिठाई जाती है, उनके खिलाफ फिर जो है कार्रवाई की जाती है कि बेनामी संपत्ति है, आपके बच्चों के अकाउंट दीजिए, आपकी वाइफ के अकाउंट दीजिए, आपकी माता पिता के अकाउंट दीजिए। अंदर से आदमी इतना टूट जाता है, या अंदर से आदमी अपने आप को इतना गिरा हुआ महसूस करने लगता है कि ऐसे अगर जीवन जीना है तो इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे काम करना है तो ऐसे कोई फायदा नहीं है ऐसी कंपनी में काम करके। बिल्कुल ठीक है उदित, आपने एक और बात का जिक्र किया है कि मेरे पास में अचानक कॉल आया, कॉल आने के बाद में जब आप कंपनी गए तो आपके कंपनी के लोगों ने कहा कि ये सारे घोटाले के आरोप अपने ऊपर ले लीजिए। जी जी बिल्कुल, हुआ ये था कि पिछले बीते शनिवार की बात है ये। मेरा जो है फीवर था, मुझे जो है बुखार था, तो उस दिन मैंने छुट्टी ली हुई थी। शुक्रवार की शाम को मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज अपने बॉस को अश्विनी जी को डाला था कि सर मैं कल छुट्टी पे हूँ, आ नहीं पाऊंगा, बुखार है। तो अगले दिन शनिवार को करीबन 10 से 10:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया, फैक्ट्री से बोला गया कि भाई आप जो है फैक्ट्री आइए। मैंने कहा सर अभी मुझे बुखार है, मैं बीमार हूँ और नहीं आ पाऊंगा, तो अभी दवाई लेके सोया हूँ। मुझे ये बोला गया कि आप आइए, हमें इससे मतलब नहीं है, 12:30 बजे तक आप हमारे पास पहुंचिए, अभी 10:30 हुआ है, और आप नहीं पहुंचेंगे तो देखा जाएगा। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हुई है, जो भी हुआ हो। तो मैंने कहा ठीक है सर चलिए आता हूँ। जैसे तैसे मैंने बस पकड़ी, बस पकड़ के सिधौली पहुंचा, वहां से फैक्ट्री पहुंचा, और उधर से देखता हूँ कि हमारे जो बॉस थे अश्विनी जी, उनको भी बुला लिया गया। तो मैंने पूछा सर आप भी आ रहे थे? मैंने कहा हाँ कि भाई फोन आया था उनको भी फैक्ट्री से, उनको भी बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया। तो हम दोनों लोग फैक्ट्री पहुंचे करीबन 2-2:30 बजे के आसपास। उधर जब हम लोग फैक्ट्री पहुंचे तो पहले अश्विनी जी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया, हालांकि हमें मैटर नहीं पता था कि क्या मैटर है, क्या हुआ है, और मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया ताकि आप वेट करते रहिए। तो अश्विनी जी के साथ कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई चल रही थी, करीबन 1.5 से 2 घंटा उनके साथ कार्रवाई चली। फिर वो लंच के लिए गए, लंच से जब वो वापस आए उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया। तो कॉन्फ्रेंस रूम में जब मैं गया, वहाँ पे देखा, मैंने कहा 4 से 5 लोग बैठे थे। हमारे एचओ के हेड थे विनय पेट्रो जी, वो बैठे थे, हमारे यूनिट हेड साहब थे जो हरिशंकर शुक्ला जी हैं, और अपना 3-4 लोग थे जो ऑडिटर थे, उनको मैं नहीं जानता था। एक मोटी सी फाइल रखी हुई थी, उस फाइल को बेस बनाया गया। तो जाके जब मैं बैठा वहाँ पे, एक लेटर मुझसे रिसीव कराया गया, बोला गया कि ये चार्जशीट आपको दी जा रही है, इसको आप रिसीव कीजिए। तो मैंने उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और वो जबरदस्ती मुझसे रिसीव हुई। और फिर एक रिकॉर्डिंग इन्होंने चालू कर दिया, और उसमें बहुत सारे पुराने बिल्स और पता नहीं क्या क्या ये लोग खोलने लगे। वो बिल्स जो कि उच्च अधिकारियों ने खुद साइन किए हैं, उसकी टीम ने खुद वेरीफाई किए हैं, और उसकी टीम ने खुद मेरे खाते में पेमेंट भेजा है, और फिर अपने आप बांट लिया गया है वो सारा पैसा। तो उन्हीं उच्च अधिकारियों ने मेरे खिलाफ शिकायत की थी कि मैं घोटाला कर रहा हूँ। ये फाइनेंस के जो हेड है अनिल जैन, इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की कि उदित घोटाले कर रहा है, और उदित ने पैसों का गबन किया है। उदित ने कोई चोरी नहीं की कंपनी के खाते से, उदित ने कोई जाली साइन करके उनसे पैसे नहीं ले लिए। उदित को वेंडर क्यों बनाया गया पेमेंट के लिए? अगर आपके यहाँ पे एक नियम है कि वेंडर को आप लोग खुद डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो आपने क्यों उदित को पेमेंट किया? उदित के खाते में क्यों डाला है ये सब पेमेंट? आपको डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट करना था। उदित ने जब 4-6 महीने पहले मना कर दिया, उदित ये काम नहीं करना चाहता है, तो जबरदस्ती उदित को ये काम क्यों सौंपा गया? फाइनेंस के हेड ने ये कंप्लेन इसलिए की क्योंकि वो कहीं ना कहीं अश्विनी जी से खिंचे हुए थे, कहीं ना कहीं वो उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। अश्विनी जी को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि फाइनली उन्होंने रिजाइन डाला। अब उसके बाद जब उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, तो एक जरिया इन्होंने बनाया कि भाई उदित की सारी फाइलें खोलो, उदित को फंसाओ। कहीं ना कहीं अश्विनी जो यहाँ पे अगर टिक गई या नौकरी कर ली, तो वो वैसे नहीं कर पाएंगे कि भाई उनकी टीम के इस बंदे ने ये काम किया है। तो पूरा ये घोटाला मेरे ऊपर बढ़ा गया। मुझे ये कहा गया आप कबूल कर लीजिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, जो भी होगा आपको जो है आपको रिलीव किया जाएगा, ये सब किया जाएगा, सारी चीजें मुझे कही गई। मैंने इस चीज को बोला कि सर जब मैंने कुछ किया नहीं है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? आप जबरदस्ती मुझसे कबूलवाना चाह रहे हैं, तो ठीक है मैं हाँ कर देता हूँ। आप कह दीजिए मैं हाँ कर दे रहा हूँ कि मैं हाँ मैंने किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती कबूल कर लूं, जो चीज मैंने नहीं की है वो मुझसे आप चाहते हैं कि मैं करूं, तो आप बोल दीजिए, मैं वैसे बोल देता हूँ। हमारे जो CHRO थे विनय पेट्रो, वो बहुत चिल्लाए मुझ पे, काफी उन्होंने दबाव बनाया मुझ पे कि नहीं आप कबूल कीजिए, ये सब कीजिए, जो भी घोटाले हैं वो आपने किए हैं। तो एक तरह से प्रेशर मुझ पे काफी बनाया गया कि हाँ मैं कबूल कर लूं, लेकिन मैंने शाम तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप जाइए अपनी वाइफ की स्टेटमेंट ले आइए, वो ले आइए। मैंने ठीक है सर, आज आप अगर मुझे पहले बताए होते मैं पहले ले आता। हालांकि उस दिन अगले दिन संडे था, शाम को फिर मैं अपने घर गया, रास्ते में मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो इस वजह से जो अगले दिन अम्बेडकर जयंती का जो था हॉलीडे था, नहीं लग पाया। तो मुझे उस दिन बुखार रहा। जब मुझे अगले दिन सोमवार का दिन आया, उस दिन बुखार था, मुझे इंजेक्शन लगवाना था, तो मैंने एक मेल किया अपने बॉस को कि सर मैं जो है आज 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, एक तो कुत्ते ने काट लिया है और दूसरा जो है अभी मैं बीमार हूँ, बुखार है। एक मैंने छोटा सा मेल डाल दिया, और साथ में मैंने अपनी वो फोटोकॉपी की जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी वो भी लगाई, बाकायदा सरकारी रिपोर्ट मैंने उसमें लगाई है कि भाई मैंने वहाँ इंजेक्शन लगवाया है, सारी चीज थी। तो विनय पेट्रो जी का पहला तो ये कहना है कि वो जवाब नहीं दे रहा है, वो संपर्क में नहीं है। मैं आपसे 24 घंटे पहले मिलके आ रहा हूँ, आप किस बेस पे कह रहे हो मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ? मैं आपसे जो है बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं घोटाला करके भाग गया हूँ।
तो ये सब चीजें आपका कहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, उस दिन मेरे बालाजी की एक टिकट थी, मुझे मैनीपुर बालाजी जाना था, दोपहर में मैं यहाँ से निकल गया और साथ ही साथ मेरी जो माता जी थी वो थी अपने घर पे, अपने भाई के यहाँ पे सोनीपत, तो वो उतर गई हुई थी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है उदित, मैं एक और चीज आपसे जानूंगा, इससे पहले मैं विवेक पांडे जी से भी सवाल ले लेता हूं। उदित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भी ये बताया है कि आपकी पत्नी के साथ में बर्ताव हुआ है, इससे पहले मैं विवेक पांडे जी आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि उदित बता रहे हैं कि कंपनी ने के जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने घोटाला किया और सारे घोटाले के आरोप मेरे ऊपर मर दिए। मेरे ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि आप इन घोटालों का आरोप ले लो अपने सिर पर, कोई भी अगर ऐसा कुछ मामला होगा तो हम सब निपट लेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मुझसे बात हो रही? हाँ, विवेक पांडे जी। जी जी जी, हाँ। जैसा कि आपने सुना कि उदित भट्ट जी ने पूरा अपनी कहानी बताई। जी जी, हाँ, मैंने पूरा सुना और रेडिको खैतान के बारे में भी मुझे कोई विशेष तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अभी उदित भट्ट जी ने जो अपनी बात कही उसके हिसाब से ये है कि इनका जो लेबरों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो वहाँ का जितना भी सिस्टम है, उसको अकॉर्डिंग टू रूल उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से उदित जी ने जो अपनी बातें कही हैं उस हिसाब से ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि ये इस फैक्ट्री में पूरी तरीके से बहुत ही जबरदस्त घोटाला नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इतना अंडर प्रेशर में अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं से उसके ऊपर नाजायज तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया गया। बिल्कुल, जो ऐसी कंडीशन में है, मैं तो सोशल मीडिया मैंने यहाँ पे देखा कि इनकी पत्नी ने सुसाइड तक करने की धमकी, मतलब एक चेतावनी भी दी है। तो इस प्रकार से अगर कंडीशन पैदा हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्ट्री में बहुत ही जबरदस्त, अभी एक साल पहले कुछ कोई एक गार्ड भी था, उसकी भी शायद डेथ हुई है, वो भी सोशल मीडिया पे मैंने न्यूज पे के माध्यम से पता चला था। कोई एक गार्ड था, उसकी भी कहीं डेथ हुई थी, वो भी सस्पेक्टेड कंडीशन में थी। तो इस फैक्ट्री की जो कार्यशैली है वो पूरी तरीके से मतलब जो है इनलीगल तरीके से मुझको लग रहा है कि ये इसको सब एडॉप्ट किया जा रहा है पॉलिसी को, और इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे बॉस थे अशबरी जी, उन्होंने 1 महीना पहले इस्तीफा दे दिया है और अब मेरे ऊपर ऐसी प्रताड़ना की गई, मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। क्या कंपनी को परिवार तक जाना उचित था? कंपनी को जो भी निपटना है अपने कर्मचारी से निपटे, जो भी बात करनी है अपने कर्मचारी से करे, लेकिन उसके परिवार तक जाना कितना जायज है? पहले अश्विनी जी का भी नाम जोड़ा जा रहा, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इसमें अश्विनी जी को भी इस पे लाइन पे लेना चाहिए कि अश्विनी जी से भी इसकी पहले की हकीकत पता चल जाएगी, इसकी जो जड़ है। क्योंकि अश्विनी जी को जिस तरीके से रिजाइन दिलवाया गया, उन्होंने रिजाइन लेने पर मजबूर हुए या ऐसा कह लें हम, तो उसमें अश्विनी जी का भी वर्जन उसमें ले लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से यहाँ की हकीकत उदित जी से या हम लोगों से ज्यादा बेहतर अश्विनी जी बताएंगे कि यहाँ की हकीकत क्या ऐसी रही, क्या मजबूरियां रही जो उनको इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें अश्विनी जी का भी वर्जन लाइन पे लेना या वर्जन लेना उनका भी ज्यादा ठीक रहेगा। शुरुआत इसकी स्टार्टिंग इसकी वहीं से हुई है मुझे लग रहा है। बिल्कुल, और इसको अगर भी संज्ञान से गंभीरता से अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इस फैक्ट्री में हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी हो जाए, कोई ट्रेजेडी भी हो जाए, हो सकता है कोई बड़ी घटना हो जाए। तो इसके पहले क्यों ना इस फैक्ट्री के जो मानक हैं, इसके जो सिस्टम्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल उसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। उदित भट्ट जी, मैं लौट करके आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि आपने स्टेटमेंट में भी ये कहा कि मेरे परिवार के साथ में बुरा बर्ताव किया गया है, मेरी पत्नी के साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया है। क्या हुआ था आपकी पत्नी से, कैसा किसने व्यवहार किया ऐसा? दरअसल हुआ ये था सर कि सोमवार की बात है, मैं छुट्टी पे था, कुत्ते ने मुझे काटा था तो मैं इंजेक्शन लगवाने गया था अपना, और सेम डे की मेरे जो है बालाजी की टिकट थी, मुझे मैनीपुर बालाजी जाना था। तो दोपहर में मैं रेडी होके अपना निकल गया था, तो मेरे पास सुनील का फोन आया कि भाई उदित जो है तुम अपना फैक्ट्री आओ, मुझे जो अपना स्टेटमेंट लेके आओ, ये सब चीजें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा था कि उनका दबाव बनाया जा रहा है इन सब चीजों के लिए और जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा है। एक चीज मुझे जो महसूस हुई है कि लगा मुझे कि उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि उससे मंगवाओ, उसको बुलवाओ फैक्ट्री जैसे भी। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि सर आपको मैंने मेल भी किया है, आपने देखा भी है कि मुझे कुत्ते ने काटा है और मैं जो है अभी 2 दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ आपसे, मेल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं अपना सूजा हुआ पैर लेके इस जख्मी हालत में मैं फैक्ट्री आऊँ, तो ये चीज मुझसे सर पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपने जो चीजें डिमांड की हैं उसकी मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट डाल के उस चीज को जल्द से जल्द प्रोसेस करा दूंगा। और अश्विनी ने बोला ठीक है यार, एक चीज करते हैं कि तुम मुझे जो है कि मैं रिक्वेस्ट लेटर तुम्हें भेज दे रहा हूँ,
तो मुझसे साइन कर दो, हम इधर से स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। मैंने कहा सर ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, अगर होगा तो मैं पॉसिबली मैं आपको कर दूंगा। तो ये सब चीजें बोल के मैं जो है फोन कट किया, लेकिन उनका कोई ऐसा ना मेरे पास फॉर्म आया ना उनका फिर फोन आया। और शाम को मुझे जब मैं जाना था, मैं निकल गया, तो एक विशाल शर्मा नामक हमारे यहाँ पे व्यक्ति है जो लीगल का यहाँ पे केस देखते हैं। तो किसी काट घाट से ये विनय पैड्रो, अनिल जैन और पता नहीं हरिशंकर शुक्ला जी ने उसको बोला होगा, तो वो हमारे घर से आया। पहले ये सेम चीज अश्वनी जी को बोली गई कि अश्वनी जी आप जाइए उदित के साथ, जांच करके आइए, जो भी वहाँ से मिलता है स्टेटमेंट जो भी है, और इस बार उसका देख लीजिए और उसको लेके आइए। तो अश्वनी जी ने साफ इस चीज को डिनाई किया कि नहीं भाई, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, वो नहीं आए। जो चीज मुझे बाद में पता लगी, मैंने उनसे बात किया था कि सर विशाल को जाने की क्या जरूरत है, ये सब चीजें। नहीं तो उदित जी, मैं ये जानना चाह रहा था, उदित जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी पत्नी के साथ भी क्या उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है? अगर किया है तो किस प्रकार से किया है, क्या बोला है? यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि विशाल मेरे घर शाम को पहुंचा। मेरे घर पे मेरी माताजी नहीं थी, मैं नहीं था, और मेरे घर पे वाइफ अकेली थी, पिताजी बाजार गए थे सामान लेने। तो विशाल शर्मा पहुंचे शाम को और मेरे बारे में पूछताछ की, बहुत गंदे लहजे में उससे बात की मेरी वाइफ से। तो उसको फैक्ट्री का वकील बताया, तो मेरी वाइफ ने सोचा कि हो सकता है ये फैक्ट्री की तरफ से कुछ आए। हालांकि मैंने अपनी इन सब बातों का जिक्र अपनी वाइफ से नहीं किया था कि मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही है, क्या मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। तो मेरी वाइफ को नहीं पता था, उनको लगा कि फैक्ट्री की तरफ से कोई आया, इसलिए उन्होंने जो है गेट वेट खोल दिया, बातचीत की। तो गंदे तरीके से पहले तो बातचीत की विशाल शर्मा ने, और फिर उसको धक्का वक्का देके वो अंदर गया। अंदर जाके मुझे ढूंढने लगा, घर में तहकीकात करने लगा। उसके लिए उसको रोका, मेरी पत्नी ने विरोध किया, तो धक्का वक्का दिया, वो गिर गई। मेरा बच्चा जो गोद में था, 1 साल का मेरा बच्चा उसकी गोद में था, वो फिसल गई, वो बच्चा मेरा वहाँ गिर गया है। उसके बाद पिताजी मेरे बाहर से जब सामान लेके आए, उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है ये। मेरे पिताजी ने विरोध किया, रोका उसको। तो पिताजी से पहले बदतमीजी से बात की, मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ा, उसको बाहर लेके गए। काफी कुछ बोला मेरे पिताजी को कि हम लोग मार देते हैं, हम ये कर देते हैं, और धमकियां देने लगा, मारने तक की। फिर पिताजी ने हाथ जोड़ा, बाहर ले गए, और बाहर जाके पिताजी को भी फिर अपने जो उच्च अधिकारी थे फैक्ट्री के, उनसे बात करवाई। उच्च अधिकारियों ने पिताजी पे दबाव बनाया कि अपने बच्चे को बोलो कि एक्सेप्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये सब चीजें बोली, तो पिताजी ने साफ डिनाई किया कि भैया जब उसने गलती की नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करे। मतलब यह है कि जब पहले तो आप पर दबाव बनाया गया और जब आप नहीं माने तो आपके परिवार के पास वो गए, उनको डराया धमकाया और उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उदित जी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा, उदित जी आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, मैं इस समय बड़ा जवाब दीजिए क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। मेरे दोनों अकाउंट फैक्ट्री ने सीज करा दिए हैं कंपनी के। बच्चा मेरा 1 साल का है, दूध नहीं पा रहा है, कल को वो जिएगा मरेगा, मेरी कौन जिम्मेदारी लेगा? मेरी बच्ची, मेरी पिताजी और माताजी जो बीमार पड़े हैं, उनकी दवाई नहीं आ रही है, कौन जिम्मेदारी लेगा? दिल के मरीज है मेरे पिताजी। सैलरी भी रोक दी गई है क्या? सैलरी मेरी सैलरी होल्ड हो गई, मेरे अकाउंट दोनों सीज कर दिए गए। सैलरी होल्ड है आपकी? मेरी 1 महीने की सैलरी वो होल्ड है, मेरे जो बिल पते हैं पुराने वो होल्ड है। बहुत सारा पैसा मेरा ये मार चुकी है फैक्ट्री, जैसा इनका उसूल है, वर्करों का पैसा ये मार लेती थी एक्सरसाइज का, तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। ठीक है उदित जी, जैसा कि आपने बताया आपका पूरा घटनाक्रम, और चूंकि अब समय का अभाव है हमारे साथ में, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। विवेक पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उदित भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बता दें कि ये काले कारनामे की जो कंपनी है वो रेडिको खितान लिमिटेड कंपनी है, जिसमें घोटाला हुआ है। कर्मचारी को शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि अब उस पर यह दबाव डाला जा रहा है कि ये घोटाले के जितने भी आरोप है आप अपने सिर पर मढ़ लीजिए। अब उसका पूरा परिवार भुखमरी की दहलीज पर पहुंच गया है। परिवार में हालात ये है कि उसके 1 साल के बच्चे को दूध भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। परिवार अब उसकी भुखमरी के कगार पर है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।